संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। नमस्कार, मैं टीना चौहान, वॉइस ऑफ मानवता के इस प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें संविधान के ऊपर हम चर्चा करते हैं। निरंतर कई एपिसोड्स में हमने संविधान के बहुत सारे पहलुओं के ऊपर चर्चा की, तो आज भी हम ऐसा ही आगे अपनी सीरीज को बढ़ाएंगे। और इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने वाले डॉक्टर हरचंद सिंह जी अमेरिका वाले, प्रोड्यूसर ऑफ शुद्रा टू खालसा मूवीज, सर का बहुत बहुत आभार। और साथ ही हमारे ऑर्गेनाइजर मेघनाथ सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हैं, अतुल जी और तक्षशिला से मैम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जी हम सर आपका स्वागत करते हैं मैम। और जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबका भी बहुत बहुत स्वागत है और आशा करते हैं कि आपको इस प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जी अभी तक थैंक यू। हमने अपनी चीजें, मैं चाहूंगी कि जो मेहमान हमारे हैं अपने माइक और कैमरा को ऑन कर ले ताकि सार्थक चर्चा की तरफ हम बढ़ सकें। तो जैसे कि हमने संसद से जुड़े हुए बहुत सारे पहलुओं को देखा, तो अब सर हम पहलू उसके खोलेंगे और विभिन्न मुद्दे, उसमें मिसलेनियस टॉपिक्स भी हम एक तरीके से देख सकते हैं, तो उन पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम अतुल जी आपसे जानना चाहेंगे कि एक शब्द रहता है विशेष अभिभाषण, तो जो राष्ट्रपति देते हैं संसद में, तो इसका क्या आशय होता है और कब ये दिया जाता है, इसका क्या महत्व है सर, इसके बारे अ, विशेष अभिभाषण, मैं इसके बारे में सिर्फ यही कहूंगा कि अ, राष्ट्रपति का जो अभिभाषण जो स्पीच होती में? है, जी इसमें घोषणा करनी रहती तो उसका उनका जो भाषण होता है वो पूरा भाषण वो तैयार नहीं करते हैं। उनका भाषण तैयार किया जाता है प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल द्वारा। हमारे देश में राष्ट्रपति का सिर्फ इतना ही रोल रहता है कि मैं सिंपल लैंग्वेज में कहना चाहूँ तो जो अवार्ड्स होते हैं उनको प्रदान करना, कुछ जो पावर्स छोटे मोटे होते हैं उन पर डिसीजन लेना। डिसीजन भी लेकिन वो पर्सनली नहीं ले सकते कि उनके हिसाब से डिस्कस करके विचार विमर्श करने के बाद फिर वो डिसीजन लेते हैं, तब जाके वो प्रोसीजर आगे बढ़ा सकते हैं। तो उनका अभिभाषण प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल तैयार करता है। मैम आपसे भी हम इसी विषय पर थोड़ा और विचार मैं मैडम, मैं ना आज सिर्फ आपका जो प्रोग्राम है ना, मुझे वो सब मैंने सुनना था। एक दर्शक करके मैं आज ये इस प्रोग्राम में शामिल हुई हूँ। तो आप जो एक्सपर्ट है उनसे थोड़ा सा इस बारे में चर्चा करेगी तो ठीक रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। मैम ठीक है, आपकी जैसी इच्छा, लेकिन अगर आप किसी विषय पर अपनी बात रखना हाँ चाहे तो आप जी इसमें भी रख। जी जी, जरूर जरूर जरूर। थैंक यू। ठीक है। ओके ओके। जैसे अतुल जी आप बोल रहे हो कि जो राष्ट्रपति का मेन रोल रहता है वो अवार्ड देने का रहता है। वैसे तो हमने राष्ट्रपति पर बहुत सारी चर्चाएं की है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस प्रकार से ये रोल उनका आपने बताया, तो क्या आपको लगता है कि इस रोल का कोई महत्व है, चाहे, या फिर ये सिंबॉलिक ही एक तरीके से हम इसको देख सकते हैं? मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि हाँ, सिंबॉलिक बोल सकते हैं, लेकिन जब संविधान तैयार किया गया था तो उस समय सिंबॉलिक नहीं था। राष्ट्रपति जी का एक पद ही मतलब देश का प्रथम नागरिक होता है, और वो ही सबसे ज्यादा प्रेजेंट किया जाता है बाहर देशों में। लेकिन हमारे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने उनको सिर्फ नाम मात्र के लिए ही रखा गया है। जैसे मैं अभी कहना चाहूँ कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि राष्ट्रपति का पास जो अधिकार होते हैं उसमें सबसे पहला होता है अनुच्छेद 72। जी 72 के अनुसार राष्ट्रपति क्षमा दे सकते, क्षमादान करने का उनको अधिकार होता है। अब क्षमादान किन्हें दिया जाता है? फांसी की सजा जिनको होती है तो वो एक एप्लीकेशन राष्ट्रपति जी के नाम पर करते हैं, लिखते हैं कि मैंने इतने साल जेल में गुजारे हैं, अब मुझे लगता है कि मुझे
इस सजा से मुक्त किया जाए और मुझे क्षमा दी जाए, इसलिए उनको 72वें अनुसार के तहत वो विचार विमर्श करके या खुद सोच के उस व्यक्ति के वो सजा से मुक्त कर सकते हैं या उन्हें क्षमा दे सकते हैं। साथ ही उसके बाद होता है कहते हैं आर्टिकल 123, उसके तहत वो अध्यादेश भी जारी कर सकते हैं। 143 के तहत वो परामर्श लेते हैं, जो लोकसभा राज्यसभा के जो लोग होते हैं उनसे परामर्श ले सकते हैं। साथ ही आई थिंक आर्टिकल 108 के तहत तीनों सदनों को एक साथ वो बुला के संयुक्त बैठक, मतलब जॉइंटली वो उनके साथ बैठक ले सकते हैं। हम आई थिंक है नहीं लगता। मैडम चले गए क्या? मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर। तो जैसे आपने 140 का जिक्र किया, शायद उसमें न्यायालय को, परामर्श कर सकते आपका आवाज ही नहीं आ रहा है। हाँ, परामर्श या फिर एडवाइस हम जिसे इंग्लिश भाषा में कहे, तो वो परामर्श वो ले सकते हैं। उसके बाद मुझे जहां तक याद आ रहा है मेरे स्टडी मटेरियल में, कि राष्ट्रपति जी का जो भवन है, मतलब उस समय 1950 के समय उनका जो भवन के जो आर्किटेक्ट थे वो एडवर्ड लुइस थे, आई थिंक। और बिना विरोध के जो राष्ट्रपति चुनकर आए थे, मतलब जिसे हम कह सकते हैं निर्विरोध, वो पहले ऐसी राष्ट्रपति संजीवा रेड्डी थी, नीलम संजीवा रेड्डी। हैं। सर अब हम आई अगले थिंक वो महिला नहीं थे। मैं ये कह रहा था कि राष्ट्रपति का जो पहला भवन या फिर जो बिल्डिंग पहले तैयार की गई थी 1950 में, तो वो एडवर्ड लुइस इन्होंने तैयार की थी। और उसके साथ साथ उनको, मतलब देश में पहली ऐसी राष्ट्रपति है जिनको निर्विरोध चुना गया था, मतलब उनके सिलेक्शन में किसी का विरोध नहीं था। वो नीलम संजीवा रेड्डी, लेकिन ये फीमेल नहीं थी, ये मेल थी। और भारत की पहली राष्ट्रपति महिला आई थिंक लक्ष्मी सहगल, आई थिंक, मुझे नाम अगर मैं करेक्ट हूँ, नेटवर्क लक्ष्मी सहगल प्रॉब्लम है रही है। शायद। आवाज आ जी रही है आपका मेरी पास क्लियरली? जी, मैं ये कह रहा हूँ कि राष्ट्रपति का जो सिलेक्शन में आपकी सबसे आवाज नहीं पहले, मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है, चलते रहे, आप बोले जाए। तीन आवाज इनकी पूरी आ रही है। आ, हाँ, शायद थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। हम ओके अगले ओके मुद्दे पर ओके। चर्चा करते हैं। जैसे संसद में हम देखते हैं कि लोकसभा होती है और उसमें जो लीड करते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष है। तो लोकसभा अध्यक्ष भी हम सुनते हैं, उपाध्यक्ष भी सुनते हैं। तो सर किस प्रकार से इनका चुनाव होता है, किन लोगों को चुना जाता है और क्या कार्य रहता है लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष? लोकसभा के बारे में तो आई थिंक लास्ट टाइम हमारी बातें हो चुकी थी। लोकसभा के बारे में सब चीजें बताई थी कि आर्टिकल 81 के तहत मतलब देश में संविधान में एक लोकसभा होनी चाहिए। लोकसभा का अध्यक्ष ये सब लोग क्या? संरचना पर चर्चा की थी हमने। हमको लोकसभा अध्यक्ष जो लोकसभा को हेड करते हैं और उसकी संचालन पूरा करते हैं, उनका चुनाव किस प्रकार से होता है, कैसे वो चुने जाते हैं और क्या काम करते हैं, उस संबंध में सर आपसे। फिलहाल मुझे लोकसभा के अध्यक्ष का जो कार्यकाल है उतना मैं उस पर नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मुझे उतना याद नहीं आ रहा है। लेकिन आई थिंक और या आप शेयर कर सके तो, या कोई और बोल सके तो आप उन्हें शेयर, मतलब जी जी कन्वर्ट सर। कर सकते हैं। हमारे साथ एक और रंजना जी जुड़े हैं। मैं चाहूंगी कि आप भी अपना माइक और कैमरा ऑन कर ले, ताकि अगर आप किसी मुद्दे पर विचार रखना चाहें तो रख सकें। नहीं, इस मुद्दे पर तो थोड़ा स्टडी करके बोलना ही ठीक रहेगा। मैं वो किस हम दूसरे तरह हम लोग मैं आज इसलिए जुड़ी हूँ क्योंकि आगे जो मुझे हमें किस तरह से उसकी तैयारी करके आना पड़ेगा, तो वो मुझे थोड़ा आज के प्रोग्राम से थोड़ा आइडिया आ सकती थी, इसीलिए मैं जुड़ी कि
ओके, मुझे कुछ पता नहीं था। सर जी से बात हुई थी जो इसके कार्यक्रम के टोटल ये है, तो मुझे कुछ आइडिया क्लियर नहीं हो रही थी किस तरह से, तो इसलिए मैं आज इस प्रोग्राम से जुड़ी हूँ कि ताकि मुझे इस प्रोग्राम के बारे में यानी ठीक कि किस तरह से होस्ट और किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अतुल, ये जो संसद का सचिवालय सचिवालय किस प्रकार से कार्य करता है, क्योंकि ये बात सही है कि जो चुनकर जाते हैं लोग वही सारा काम नहीं देखते होंगे, एक सचिवालय होता होगा, तो ये किस प्रकार से उसके काम करने में सहायता हां, मला असं वाटलं की हे लोक बेसिक जे संविधानाचा मूळ उद्देश आहे आणि तो कसा त्याच्या संदर्भात मध्ये खरंच आज त्या पूर्ण याच्यावर असं ऍक्च्युली चर्चा, पण ते पूर्ण स्ट्रक्चर आणि म्हणजे त्याच्या संदर्भात ते बोलत आहेत. जर ती जनरल चर्चा हा तर असती मी तर आपल्याला तुम्हाला बोलता आलं असतं. मी मी फक्त ऍक्च्युली ते सांगितलं तुमच्याशी होतं कार्यक्रमासाठी जोडली की कशा पद्धतीचं होतं स्टडी म्हणून. मटेरियलच्या हिशोबानेच करतील, मी ते सांगितलं होतं तुम्हाला. ठीक आहे ना. पण ऍक्च्युली त्यांचा आवाज नाही येत आहे मला. माझा येत आहे का? तुमचा येत आहे. जे अजून होस्ट नाही आहेत का आपले तुमच्या कार्यक्रम, आज संविधानाच्या व्यतिरिक्त अजून दुसरे कोणी लोक जोडले नव्हते का या विषयावर, टॉपिकवर? एकच जण आज होते कमी का लोक तुम्ही आहेत. न- नाही, आज अच्छा खूप अच्छा. कमी लोक आहेत. नाही तर नेहमी राहतात म्हणा लोक. बहुतेक असेल काही प्रॉब्लेम. हम्म, तुम्ही हम्म, दुसऱ्या सब्जेक्टवरही बोलू शकता, असं काही नाही आहे. म्हणजे हम्म. संविधानच्या असं स्टडी मटेरियल सोडून दुसरंही तुम्ही बोलू शकता, असं काही आपको समझ हे नहीं आ नाही. रहा है? आवाज का? मॅडम आपका आवाज अब आप हिंदी में बोल सकते हो? और कोई एक्सपर्ट और जुड़े हैं मैडम? रंजना जी जुड़े हैं। मैम अपना तो उनसे थोड़ा सा जी, हम टॉपिक चेंज करते हैं। एक जो काम का और अच्छा टॉपिक है, हम देखते हैं कि संसद जो सदस्य होते हैं उसमें कुछ हम्म, निर्भरताएं होती है। जिस जो व्यक्ति इस प्रकार की निर्भरताएं रखता है तो वो संसद का सदस्य नहीं बन पाता है। कभी कभी बोला जाता है कि कोई लाभ के पद पर है तो वो हम्म. संसद सदस्य बन पाएंगे, या कुछ ऐसी और भी मैडम शर्तें होती हैं। आवाज आपका आवाज जो है ना वो आवाज नहीं थोड़ा आ पा रहा है किसी को भी? ये हो रहा हाँ, आवाज आपका आ रहा है मैडम, मगर वो थोड़ा ब्रेक ब्रेक होकर आ रहा है, तो कुछ चीजें उसमें से छूट रही है, तो वो ठीक से नहीं हो रहा है। है। हाँ, आप कैमरा थोड़ा मेरा आपसे ये कहना है, ये आपसे हम्म, आपके हिसाब से मुझे ये पूछना था कि संविधान जो अ, हम लोग संविधान के बारे में बात करते आ रहे हैं, 1950 से हम लोग हम्म, संविधान के बारे में हर व्यक्ति स्टडी कर रहे हैं, लेकिन बात भी कर रहे हैं, हम्म, प्रोग्राम्स कर रहे हैं। लेकिन आज संविधान हम्म, की जो मतलब बाबा साहब का जो मेन स्ट्रक्चर था संविधान बनाने में, हम्म, तो आज हम्म, की जो लोग हैं, जो लोग उसे खत्म कर हम्म, चुके हैं, मैं कहना चाहूंगा कि उसे खत्म कर चुके हैं। कुछ लोगों को लगता है कि हमारा संविधान अभी भी खत्म हम्म, नहीं होगा, वो कभी खत्म नहीं हो सकता है, हम्म, लेकिन वो जो आज भी उनकी जो उन्हें उनकी उस समझ उतनी बन नहीं पाई है कि उन्हें लगता है कि संविधान खत्म होगा ही नहीं। लेकिन उनके हम्म, लिए आज भी संविधान खत्म हो चुका है। हमें सिर्फ बेसिक फंडामेंटल हम्म, स्ट्रक्चर को ही हम लोग के तौर पर ही हम लोग आज जीवित है या सब अपनी सांस ले पा रहे हैं। तो आज जो हम्म, संविधान के ऊपर लोगों का इतना जो भ्रम है, जो आपको क्या लगता है कि हम्म। संविधान को किस तरीके से खत्म किया जा रहा है? नहीं, संविधान हम यह सोचते हैं कि संविधान एक केवल बुक नहीं है, एक पुस्तक नहीं है। यदि हम वहां पर यदि कोई बताते हैं जो शासनकर्ता जो है कि वो एक पुस्तक है, ये बुक है, इतना तक नहीं है, तो भारतीय संविधान एक जो आचार संहिता, एक प्रकार का जो हमने देखे हैं कि मनुस्मृति जैसा ग्रंथ था जिससे शासन चलता था पहले, वैसा ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के माध्यम से जो संविधान देश को मिला है, उस संविधान में जो अधिकार प्रदान किए गए हैं और उस अधिकारों की रक्षा करना जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी है।
मगर हम जिस ढंग से यह संविधान दिया दिया है कि जो एकदम लास्ट में चलने वाला व्यक्ति है, जो लास्ट की पंक्ति में रहने वाली महिला हो, या जो शोषित समाज है, जो हजारों सालों से जिन्हें समानता की या प्रगति की कोई संधि न मिली हो, तो उन्हें भी इस संविधान के माध्यम से जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिन्हें सभी प्रकार की सहूलियत है, तो उन लोगों के साथ में प्रवाह में आ सके। यह एक बहुत बड़ा उद्देश्य इस संविधान के माध्यम से है। दूसरा मेरा ये भी कहना है कि जो हक हमें मिले हैं, जो मूलभूत हक हमें संविधान के माध्यम से मिले हैं, कि हम देखते हैं कि जो अनुच्छेद 14 में हमें जो कानून है, उसके कानून के समक्ष हमें समानता मिली है। तो कानून के समक्ष हमें समानता, माने धर्म, वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान, यह इस कारण हम इस कारणों से, हाँ, भेदभाव करने के लिए हमें मनाही है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 16 में हमें बताया कि सार्वजनिक जो सेवा योजनाएं जो होती है, उसमें भी हमें समान मौका मिलना चाहिए। अनुच्छेद 17 में हम देखते हैं कि अस्पृश्यता, जो छुआछूत है, जो सालों से हम लोग देखते हैं कि जो शोषित है, जो समाज व्यवस्था में लास्ट जो घटक है, उन्हें किस तरह से जातीय भेद की जो दीवारें थी, उसमें जो एक आदमी को छू नहीं सकता था, उसे किसी प्रकार की कोई संपत्ति या किसी का अधिकार नहीं था। तो यह अस्पृश्यता जो है, छुआछूत जो है, वो भी नष्ट करने का जो प्रावधान संविधान में है। और दूसरा हम लोग यह बताते हैं कि कानून के समक्ष समानता। समानता मीन्स जो महिलाओं को किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं थे। हम मानते हैं कि इसके पहले बहुत सारे महापुरुषों ने, महात्मा ज्योतिराव फुले से लेके हम देखते हैं कि सावित्रीबाई फुले ने भी, जो हमें कानून बाद में आया, मगर उन्होंने इस जो रीति रिवाज थे, जो रूढ़ियां थी कि महिलाओं ने पढ़ना ही नहीं चाहिए, बालिका जो है हमारी, बच्चियों ने स्कूल ही नहीं जाना चाहिए, या कुछ ऐसी भी प्रथाएं थी कि यदि बच्चियां स्कूल में जाती है तो वहां पर थाली में कीड़े गिर जाते हैं, तो इस प्रकार की, या फिर उनका शादी हुई तो उनके पति मर जाते हैं, ऐसी बहुत सारी कुप्रथाएं हम देखते हैं कि ऐसी मान्यताएं थी। तो इन लोगों ने उस समय जो प्रस्ताविक समाज था उसके लिए लड़े झगड़े, है ना। उस तरह से हम देखते हैं कि शालाएं चालू की गए, स्कूल चालू किए गए, उनको बहुत सारी समस्याएं, मगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के माध्यम से संविधान में हमें कानून के तहत यह सब सहूलत मिली है। यदि मैं सोचती हूँ कि आज मैं भारत की नारी हूँ और मुझे संविधान ने एक बराबरी का दर्जा दिया है, अधिकार दिया है, तो यह जो प्रावधान, जो मूलभूत हक है हमें जो मिले हैं, जो हक मिला है हमें संविधान के माध्यम से, क्या यह सही में माने उसको कानून में है, या यह अमल किया जा रहा है? क्यों, तो हमें यह भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो सरकार है, वह सरकार सही में इस तरह का जो कानून है या संविधान में जो प्रावधान है उस तहत काम कर रही है या नहीं। मुझे ये लगता है कि यह ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। वरना हम आज देखते हैं कि जो छुआछूत का जो है, वो अनेक हम लोग पेपर में पढ़ते हैं, मीडिया में देखते हैं कि अनेक गांव में उन पर बहिष्कृत किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि घोड़ी में चढ़ना मनाही है। फिर हम देखते हैं कि हम लोग यदि धर्म स्थान में, कोई देवस्थान में जाते हैं तो उन पर कोड़े बरसाए जाते हैं। तो यह आज भी भारत में यह सब हमें शोषण देखने को मिलता है, जबकि अस्पृश्यता नष्ट करने का प्रावधान ये संविधान का मूलभूत हक है। तो इस बारे में शासन ने कि यदि मूलभूत हक है, तो शासन की जिम्मेदारी बनती है कि जो भी शासन है, कि इस तरह से कड़क इसे सहूलियत मिलनी चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए और उनको सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। और हम लोग को प्रोग्राम भी देना चाहिए कि हम अस्पृश्यता किस तरह से नष्ट करें। अ, बिल्कुल सही बात कही मैडम जी। आपने। और ये आप, हाँ आप बोलिए।
हाँ, मैम ने हाँ टीना बहुत जी अच्छी आप बात बोलिए। इस पर बताई है। जी, अब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी। हाँ हाँ आवाज आ जी रही जी। है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे पैनल में रंजना मैडम भी जुड़े हैं और एक और पर्सन जुड़े हुए हैं। तो मैं रंजना मैडम जी से अनुरोध करूंगा कि वो म्यूट हटा दीजिए और एक छोटा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए, और जो सेकंड पर्सन जुड़े हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आप भी अपने बारे में दो शब्द बताइए। रंजना मैडम मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, कैमरा और माइक ऑन कर लें ताकि आप भी इस चर्चा से जुड़ पाए। जैसे सर हम संसद पर चर्चा कर रहे थे, तो हम उसमें एक और मुद्दा देखते हैं, संसदीय समितियां हम देखते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हम्म। पहलू होता है, क्योंकि संसद जो एक बहुत बड़ा संगठन है उसको बोल सकते हैं, तो वो कार्य करने में उनको सहूलियत हो और एक विशिष्टता के साथ वो काम कर सके, इसलिए विभिन्न प्रकार की समितियां हम्म। उसमें गठित की जाती है। तो सर हम आपसे यही जानेंगे कि इनका क्या महत्व है, क्योंकि आज के समय में हम देखते हैं तो बहुत सारी समितियों में चर्चा किए बगैर ही बहुत सारे विधेयक पारित कर दिए जाते हैं बहुत हम्म। जल्दी, बिना चर्चा विमर्श के। तो सर हम इन सारी चीजों को समझना चाहेंगे कि संसदीय समितियां क्या होती है, इनका महत्व क्या होता है, और फिर उसके और आगे के जो पहलू है उन पर हम चर्चा करेंगे। पहले आप इसकी पृष्ठभूमि को सर लोगों के समक्ष रखें। देखिए, अगर हम सेंट्रल लेवल पे बात करें तो एक संसद होती है, और संसद के तीन पार्ट होते हैं: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, ये हो गया सेंट्रल लेवल पे, ये जी संसदीय प्रणाली के तहत किया जाता है। लेकिन स्टेट लेवल पे अगर हम देखते हैं तो स्टेट लेवल पे राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद होती है। ठीक है, तो ये जो स्टेट लेवल पे आती है। आपका जब का क्वेश्चन था कि लोकसभा मतलब राष्ट्रपति, जो मैं संसदीय प्रणाली के बारे में बताना चाहूंगा, तो संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। हमने राष्ट्रपति के बारे में बात कर चुके हैं, उनके अधिकार, उन पे महाभियोग किस तरीके से चलते हैं। लोकसभा के बारे में बात कर चुके हैं, लोकसभा का जो स्ट्रक्चर निर्माण होता है किस तरीके से होता है। उसके बारे में और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि लोकसभा मतलब जब का जो क्वेश्चन था कि लोकसभा का अध्यक्ष ये कौन जी सिलेक्ट करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष ये उनका जो जो दो पार्टियां होती है जो लोकसभा में बैठती है, एक पक्ष और एक विपक्ष, ये दोनों द्वारा सिलेक्ट किया जाता है। साथ ही लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसके पास में कुछ अधिकार होते हैं। जैसे धन विधेयक, सबसे पहले मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि धन विधेयक ये सबसे पहले लोकसभा में पास किया जाता है, लोकसभा में पेश किया जाता है। उसके बाद इसका जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, हम लोग अगर मजाकिया तौर पे कहे तो लोकसभा के जब भी हम लोकसभा टीवी चालू करते हैं तो लोकसभा टीवी चालू करते समय जब भी उनकी संसद प्रणाली चालू होती है तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उनका हमेशा एक बात सुनाई देती है: शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। ये जो आपस में इनके जो झगड़े चलते रहते हैं, इसमें ये हम्म। लोग लोकसभा के अध्यक्ष का मेन जो काम होता है वो होता है शांति प्रस्थापित करना, दो हम्म। पक्षों के बीच में वाद विवाद ना हो, ये वो हम्म। उनका वो मैनेज करने का काम लोकसभा के अध्यक्ष का होता है। तीसरा, प्रस्तावक, प्रस्ताव को मतलब कि अगर अप्रूवल आ रहा है या फिर कोई प्रस्तावक है या वो विधेयक है, वो विधेयक पर मतदान, इलेक्शन करवाने का, अगर कोई धन विधेयक हो या फिर कोई और विधेयक आता है, अगर पक्ष उसमें सपोर्ट है, विपक्ष का अपोज है, लेकिन वो विधेयक देश के लिए ठीक है, तो उसके लिए वोटिंग करने का काम, उसको सिलेक्ट कर मतलब उसको अप्रूव के लिए वोटिंग करने का काम यह लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और दोनों पक्षों में समानता की स्थिति निर्माण हो और उस पे वो निर्णायक डिसीजन ले, ये काम लोकसभा का अध्यक्ष होता है। लोकसभा के विरोधी पक्ष का जो नेता होता है, ठीक है, मतलब जो विपक्ष का, जो विरोधी पक्ष का जो नेता है, उसको भारत की संचित निधि से सैलरी दिया जाता है। मतलब उसको जो भारत का जो स्टोरेज अमाउंट होता है वहां से उसको सैलरी दी जाती है। और मंत्री परिषद जो होता है, जो प्रधानमंत्री का जो मंत्री परिषद होता है, वो पूरे से पूरा का पूरा लोकसभा के ऊपर उत्तरदायी होता है।
लोकसभा के अध्यक्ष का कुछ सैलरी मिनिमम उस समय 1950 में 1,35,000 कुछ दी जाती थी, लेकिन अभी आई थिंक 5 लाख के करीब है। और रही बात लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो जैसे मैंने बताया कि उनका सिलेक्शन दोनों पक्षों के द्वारा होता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना जो त्याग पत्र हम जिसे कहते हैं वो त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है। मतलब ये दोनों आपस में ही खेलते रहते हैं। त्याग पत्र बांटने का काम जी। ये दोनों आपस में ही करते रहते हैं। और अगर लोकसभा का अध्यक्ष में अगर उपाध्यक्ष नहीं रहता है, एब्सेंट रहता है, तो फिर वो राष्ट्रपति को देता है। और राष्ट्रपति का काम होता है, अगर जो क्या कहते हैं उसने अपना त्यागपत्र दे दिया और नया सदस्य अगर कुछ ये सिलेक्ट करना रहता है, तो फिर वो एक पैनल बनाते हैं और वो पैनल तकरीबन 6 लोगों का होता है और 6 लोगों के पैनल के तहत फिर वो नए लोकसभा के अध्यक्ष को चुनते हैं। अब ये रहा मैंने जो इन्फॉर्मेशन दिया, ये स्टडी हाँ मटेरियल के जी। हिसाब से हुआ। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष तकरीबन 10 से 12 साल 10 साल से दोनों बार जब बीजेपी पार्टी आई है, तब ओम बिरला ही थे। आई थिंक उनका नाम ओम प्रकाश बिरला है, मिडिल नेम आई थिंक मे बी राइट हो। तो ओम बिरला जी जो है वही है। और उन्होंने हम लोग जब भी देखते हैं कि कोई बहुजन समाज का कोई व्यक्ति जब उसे बोलने का मौका दिया जाता है तो उसे सिर्फ 2 मिनट या 5 मिनट, मतलब जो जितना बड़ा नेता होता है उसको ज्यादा समय दिया जाता है और जो छोटा नेता होता है या अपक्ष लड़के मतलब चुनाव जीत के जब वो आता है तो उसे कम समय दिया जाता है। लेकिन कम समय देने के बावजूद भी उसे अपनी पूरी बात रखने का अधिकार नहीं दिया जाता। अभी पहले जो लोकसभा के अध्यक्ष होते थे वो निष्पक्ष होते थे। वो किसी एक पार्टी के मुखिया नहीं होते थे। अभी के लोकसभा के अध्यक्ष ये किसी पक्ष के, मतलब हम कहते हैं डायरेक्टली कहा जाए तो बीजेपी के ही मुखिया है, या कहा जाए कि उनके ही दोस्त है। बीजेपी के रिलेटेड अगर कोई बात आती है तो वो क्लियरली सुनते हैं, लेकिन जब बात उनके अपोज की आती है तो वो क्लियरली नहीं सुन पाते हैं। वो उनका कभी माइक बंद कर दिया जाता है और फिर जब उन पे आरोप लगते हैं कि आप माइक बंद कर रहे हो तो फिर वो उस चीज को रोक भी दिया जाता है। बीच में ये हुआ था कि चंद्रशेखर इनका माइक बंद कर दिया गया हम्म। था। उससे पहले हम्म। राहुल गांधी इनका माइक बंद कर दिया गया था। तो इस तरीके की चीजें अब हम निष्पक्षता ये चीजें देख नहीं पाते हैं, हमें दिखाई नहीं दे रही है। दोनों चीजों मतलब लोकसभा में भी नहीं दिखाई दे रही और राज्यसभा में भी दिखाई नहीं दे रही। आपको याद होगा राज्यसभा में एक दलित महिला के ऊपर जब वो उस पर रेप हुआ था और उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही थी। उसके साथ साथ जब दलितों के अत्याचार उत्पीड़न की जब बात आती थी तो उसको दरकिनार कर दिया जाता था। इसमें भी बीएसपी के जो सुप्रीमो है मायावती जी, उन्होंने उस चीज को उसी समय वहां पे से त्यागपत्र देकर वहां से चले गए थे। तो हमारी आवाज हमेशा, बाबा साहब ने जो हमारी संसदीय प्रणाली बनाई है वो तो हम लोग पढ़ रहे हैं स्टडी मटेरियल के हिसाब से, उसको जॉब हासिल करने के हिसाब से हम लोग उस पर लिख कर भी आ रहे हैं, एग्जाम भी सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन रियलिटी बात यही है कि जो संसदीय प्रणाली बाबा साहब ने तैयार करके रखी गई थी वो अब निष्पक्ष नहीं रही है। ना ही उस पर हम अपनी, आजकल ये भी होता है कि अपनी बात रखने के लिए पड़ता है कि अगर हम डायरेक्टली किसी, मतलब अगर जो पक्ष है, जो विनिंग जो पार्टी है उसके खिलाफ हम जब बोलते हैं तो कहीं ना किसी तरीके से कोई ना कोई एजेंसी के द्वारा हम पर बैठक या फिर हम पर जांच बिठाई दी जाती है, चाहे वो ईडी हो, आईबी हो या फिर सीबीआई हो। आजकल वही चल रहा है। तो हमारे लोग भी उसी डर की वजह से क्लियरली बोल नहीं पा रहे हैं। जी। अतुल जी, आपने जैसे कि जो हमने पूर्व में जिस प्रश्न को छेड़ा था लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष से संबंधित, उस पर एक अच्छी चर्चा, एक तरीके से जो सैद्धांतिक बातें हम जानते हैं उस बारे में वो उसको करंट से कनेक्ट करना और जो रियलिटी है उस चीज को उठाना, तो ये आपने बहुत अच्छे से और बहुत आसान शब्दों में कहा। तो सर ये बहुत अप्रिशिएबल है। और इसके बाद
जो हम संसदीय समितियों वाला जो चर्चा करने वाले हैं उस पर हम फिर आएंगे, लेकिन आपने जो मुद्दा उठाया, क्योंकि इसकी समस्याएं भी आपने गिनवाई है, तो हम आपसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये जो समस्याएं हैं कि किस प्रकार से ये निष्पक्षता के साथ कार्य नहीं हो पा रहे, तो सर क्या किया जाना चाहिए और ये कैसे हो सकता है। तो अतुल जी, मैं आपसे इस पर विचार लूंगी, और उससे पहले मैं मैम से चाहूंगी कि अगर आप इस पर कुछ बोलना चाहें तो आप इस पर विचार रख सकते हैं मैम। आप जी आपका मैम। सवाल मुझसे। आपका नाम, हाँ, आपका नाम। जी मैं मैम। तक्षशिला वागधरे नागपुर से हूँ। आपका नाम। अ, जी, मैं जी तक्षशिला ओके। वागधरे नागपुर से हूँ। जी मैम, बोलिए। अभी अतुल जी ने बहुत बढ़िया ढंग से पूरा जो ढांचा है वो आपके सामने रखा है, और लोगों के जो दर्शक हैं उनके भी सामने और एक्सपर्ट के भी सामने। तो उसमें से ढांचा यदि हम देखते हैं तो, और हम लोग उस मुद्दे पर आए कि भाई लोकसभा में हम लोग देखते हैं कि जो स्पीकर होते हैं, उन्होंने बताया कि ओम बिरला जी को भी हम लोग जब टीवी ऑन करते हैं तो देखते हैं। तो संविधान के तहत जो हमें अधिकार मिला है और जो ढांचा है कि किस तरह से यह सब लोकसभा चलाया जाए, या स्पीकर का यह काम होता है कि जो विरोधी पक्ष है या सत्ता पक्ष है या कोई अपक्ष यदि चुनकर आता है, तो इन जो संसद सदस्यों का जो अधिकार है, उन्हें जो अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो उनके अधिकारों का संरक्षण करना, एवं वो जो अपने मतदार क्षेत्र हो या विभिन्न जो भारत के मुद्दे हैं, वो किसी भी, वो महिला संरक्षण के बारे में बोल सकते हैं, महिला अत्याचार के बारे में बोल सकते हैं, या शिक्षा के अधिकारों के बारे में बोल सकते हैं। ये जो संवैधानिक अधिकार है उसके बारे में वो यदि प्रश्न पूछते हैं, तो यह बात बिल्कुल मुझे सही लग रही है कि उसमें हम लोग जो सीनियर लीडर्स हैं उनको बहुत ज्यादा समय दिया जाता है। और जैसे मैंने चंद्रशेखर जी को भी सुना हूँ, और बहुत सारी हमने वर्षा गायकवाड़ को भी मैंने सुना है। तो यह सब जब बोलते हैं तो हम देखते हैं कि वो मुद्दे पर बोलते हैं। जैसे प्रणीति शिंदे को भी मैंने देखा है कि जब वो बोलते हैं, मुद्दे पर बोलते हैं, और वो मुद्दा पूरी तरह से रखने के लिए कुछ समय जरूर होना चाहिए। क्योंकि आज आप मुझे पूछ रही हैं, तो मेरा भी मुद्दा क्लियर होने के लिए कुछ बातें लास्ट में भी आती है। तो मेरा ऐसा कहना है कि वो विरोधी पक्ष के हैं या नए संसद सदस्य चुनकर आए हैं, और वो यदि अपनी बात रखना चाहते हैं और वो अधिकारों के तहत उन्हें मिली है, तो उन्हें रखने का समय निष्पक्षता से देना चाहिए। न कि वो सत्ताधारी पक्ष के मेंबर है इसलिए उन्हें हमें बहुत समय दिया जाए, और जो विपक्ष है, क्योंकि हम देखते हैं कि संविधान में इस प्रावधान के तहत कि सत्ता पक्ष के बराबरी का विरोधी पक्ष भी बहुत जरूरी है, ताकि विरोधी पक्ष सत्ताधारियों पर एक अंकुश लगाने के लिए या लोगों के हित के लिए वो यदि कोई प्रश्न पूछता है, तो उस प्रश्न का अंकुश भी सत्ताधारियों पर रहना चाहिए। इसीलिए विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, और निष्पक्षता से जो अध्यक्ष हैं उन्होंने करना चाहिए। यह बात हमें भी लगता है कि निष्पक्षता से किसी को ज्यादा किसी को कम ऐसा न करते हुए, यदि वो माने गंभीर बात रखना चाहते हैं, तो उन्हें उस बात को रखने का पूरा पूरा समय देना चाहिए। आवाज तो आ रही है मेरी? अतुल जी, मैम ने भी। जी जी मैम, आ रही है। अतुल जी, अब जैसे आपने जो बात रखी और मैम ने भी उस संदर्भ में और उसको अच्छे से समझा कर रखा है, तो वो जो समस्या थी, क्योंकि समस्याएं हम बहुत देखते हैं, लेकिन मुद्दा वहां जाकर जी। अटकता है कि हम कितनी समस्याओं को समझ पा रहे हैं और उन समस्याओं को समझने हम्म। के बाद उनका समाधान सोच पा रहे हैं। उसके बाद बात आती है कि उसको समाधान को किस प्रकार से अप्लाई करें। तो अतुल जी, मैं जी। चाहूंगी कि आप इस समाधान वाले मुद्दे पर अपने विचार रखें, ताकि एक सकारात्मक कदम की ओर सोचा जा सके। हाँ, अभी इस पर तो मेरे हिसाब से करंटली जो सिचुएशन चल रही है, अब सबसे पहले मैं ना, अभी हम लोग ये थोड़ा सीरीज चला रहे हैं, तो उस पर दो बातें ऐड जी करना चाहूंगा, फिर मैं आपकी बात पे आना चाहूंगा। संविधान में एक ऐसा मराठी में कहते हैं या फिर हम लोग हिंदी में कहेंगे, एक ऐसा पॉइंट दिया है कि जो भी नेता इलेक्शन द्वारा
जब वो चुनकर जाता है, लोकसभा रहो या राज्यसभा रहो या कोई पक्ष या फिर किसी पार्टी जीतकर जाती है, तो कैसा होता है कि कोई भी व्यक्ति जब जॉब पे लगता है तो उसका एक प्रोविजनल पीरियड होता है। उसका पहले ट्रेनिंग होता है, फिर प्रोविजनल पीरियड होता है कि वो आपकी जॉब प्रोफाइल को ठीक से समझ पाए। संविधान में भी एक ऐसा जी पॉइंट दिया गया है कि जो नेतागण जो सिलेक्ट होते हैं, उनका तकरीबन 5 महीने से 6 महीने का ट्रेनिंग होता है। जैसे लोकसभा के सदस्य अगर चुनकर जाते हैं तो उनके लिए एक ट्रेनिंग 6 महीने का होता है, मे बी ज्यादा समय का, मैं आंकड़ा नहीं मतलब मंथ नहीं बराबर बता पा रहा हूँ, लेकिन एक ऐसा तरतूद दी गई है कि लोकसभा में आप जाकर किस तरीके से आपको काम करना है, उसका एक ट्रेनिंग दिया जाता है सभी नेताओं को। लेकिन ये हमारे भारत के प्रणाली में ये चीज हटा दी गई है। मतलब हटा दी गई, इट मीन्स ऑफिशियली हटाई नहीं गई है, लेकिन ये प्रैक्टिकली हटा दी गई है। इसलिए हमारे इसमें वो ट्रेनिंग, बिना ट्रेनिंग के लोग, नेता लोग आते हैं, और फिर वो बिना ट्रेनिंग के जो 10वीं पास, चार चौथी पास, सिर्फ वो अपने पैसा खिलाकर या दारू बेचकर जो लोग आते हैं, वही लोग इलेक्शन में आज राज कर रहे हैं, जो क्रिमिनल है। तो इस तरीके की प्रणाली जो पहले दी गई थी उसको भी उस पे भी अमल, या फिर उस पे भी होना चाहिए। सेकंड चीज आपकी, जो आपने जो कहा है कि हम लोग इस पर क्या सोल्यूशन है या इस पे समाधान क्या है, अभी की चीज में समाधान एक ही चीज है जो पूरी चीजों की जड़ों से जुड़ा जुड़ा हुआ है, वो है ईवीएम। जिस समय इस देश में ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से इलेक्शन, वो भी निष्पक्ष तौर पे बैलेट पेपर से इलेक्शन होना चालू हो जाएंगे, उस समय से ईमानदार लोग, बिना बेईमानी किए हुए लोग, बिना बेईमानी किए वो संसद में, लोकसभा में और हमारे अच्छे लीडर बन पाएंगे। मतलब वो लोग आ पाएंगे। और अगर लोकसभा में या फिर एक अच्छा नेता निष्पक्षता से, एक ईमानदार नेता जब वहां पर जाएगा, तो वो देश की हित की बात करेगा, वो देश के लोगों के हित की बारे में बात करेगा। तब जाके कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे इतनी जो हम लोग प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं उसका सॉल्यूशन निकलना चालू हो जाएगा। और उसमें से भी हमारे जो बहुजन नेता है, हम लोग देखते हैं कि हमारे जो बहुजन नेता है वो पहले बहुत ज्यादा एक्टिवली समाज की बात करते हैं, लेकिन जब वो इलेक्शन जीतकर जब वहां पहुंचते हैं तो वो चुप हो जाते हैं। वो हमारे हकों अधिकार के बारे में बातें नहीं करते हैं। हमारे सामने कुछ नाम है बड़े बड़े, जिनको सिर्फ सामाजिक कार्य, मतलब सामाजिक जो होता है ना एक विभाग, वो हर पक्ष में जाके उनको सामाजिक विभाग ही मिलता है और वो उसी की मांग रखते हैं। मैडम समझ गए आई थिंक। तो वही लोग, ऐसे हमारे लोग हैं। तो इनके लिए भी यही होता है कि हमारे जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर हमारा कोई बहुजन व्यक्ति नेता बनकर इलेक्शन लड़के वहां पे जाता है, तो सबसे पहले उसका कैडर बेस उसके ट्रेनिंग होनी चाहिए। कि अगर तुम एक सोशल मूवमेंट के लिए कैडर नेता, कैडर व्यक्ति जब बनता है, या कोई भी सोशल व्यक्ति कैडर बनता है, अब कैडर बेस कैसा होता है, कैडर हम किसे कहते हैं, जो व्यक्ति 4-4 10-10 दिन के सोशल जो ट्रेनिंग होती है, जो बामसेप द्वारा चलाई जाती है, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चलाई जाती है, ऐसे लोगों द्वारा, जब वो सिंधु सभ्यता से लेकर करंट सिचुएशन तक, जब वो एक ब्लैक बोर्ड, एक चौक के द्वारा वो सब एक छोटे बच्चों को कैसे सिखाते हैं, सीडी, उस तरीके से समाज कार्य भी सिखाया जाता है। और जो व्यक्ति वो पूरा 10 दिन का 10 दिन की ट्रेनिंग बोलो, उसके बाद जब वो ग्राउंड लेवल पे काम करता है ईमानदारी से, तब जाके ऐसे व्यक्ति, जब हमारे बहुजन लीडर जिन्हें हम कहते हैं, जब वो व्यक्ति इलेक्शन के द्वारा, बैलेट पेपर के इलेक्शन द्वारा जब वो संसद में, लोकसभा में पहुंचेंगे, तभी वो रियल बहुजन नेता हम लोग उसे कह पाएंगे। और तब जाके रियली वो व्यक्ति समाज के हित की बात करेगा, बहुजन समाज के हित की बात करेगा, देश के हित की बात करेगा। बाबा साहब के जो संवैधानिक जो पहलू है, जो अनुच्छेद है, जिसको तोड़ मरोड़ के खत्म किया गया है, जो पुराना जो 1950 में जो संविधान लागू हुआ था, उसे पूरा रिकंस्ट्रक्ट मतलब जो हुआ है, उसको फिर से लागू करके, और जो नए नए अनुच्छेद जो संविधान संशोधन किए संजय। गए हैं, उसमें से उसकी जांच पड़ताल करके कि कौन सा संविधान संशोधन ठीक है,
देश के हित में है, यही है कि हित में है या नहीं है, इसमें से वो चुनकर जो गलत है उसको खत्म कर दे और जो सही है उसको एक्सेप्ट किए करके, और जो पुराने संविधान संशोधन जो बाबा साहब ने अनुच्छेद तैयार किए गए थे, वो सभी संविधान संशोधन फिर से नियम के अनुसार, रूल बाय रूल के तहत अगर फिर से लागू होते हैं तो ही देश हित होता है। और सबसे मैंने पहले क्या कहा, ईवीएम, जब जिस दिन इस देश से ईवीएम हट जाएगा और बैलेट पेपर भी निष्पक्ष तौर पे इलेक्शन करेगा, तब जाके हर चीज का सोल्यूशन हम, तो जी अतुल आई जी, थिंक मैं इतना आपने ही कहना चाहूंगा इस इस पे पर अपने सोल्यूशन। विचार रखे। इसको अगर कंक्लूड करें तो हम कह सकते हैं कि निष्पक्षता से चुनाव होना चाहिए, और लोग हैं वह सत्ता में जाने के बाद भी सामाजिक छवि उन्होंने बना के रखी थी या जिस कार्य के लिए वो गए थे, अगर उसी नियत के साथ बने रहे तो वो आगे कार्य अच्छे से ठीक कर पाएंगे। इसको हम ऐसा भी देख सकते हैं कि, और एक बात ये भी है कि जब अच्छे लोग सत्ता में नहीं जाते हैं तो बुरे लोगों को मजबूरी होती है कि वो मौका जाएं, मिलता क्योंकि कोई तो जाएगा ही, अच्छे लोग नहीं जाएंगे तो बुरों को जाना पड़ेगा। तो इसलिए अच्छे लोग इस राजनीति को अच्छा बनाएं और अच्छे से हमारे देश के विकास के लिए कार्य करें, इसको भी हम इसमें जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि यही इसमें और आवश्यक है एक कि पॉइंट समाज शिक्षित बने। इसमें जी और एक पॉइंट मैं कहना चाहूंगा बोलिए। कि जैसा आपने कहा कि अच्छे लोग जाना नहीं चाहते लेकिन इसलिए बुरे लोगों को जाना पड़ रहा है। ठीक है, अभी हम लोग मतलब फिल्मों में भी पॉलिटिक्स को गटर कहा गया है, हर लोग गटर ही कहते हैं, लेकिन वही बात है कि जब तक तुम गटर में उतरोगे नहीं तो उसकी साफ सफाई कैसे करोगे। पड़ेगा कि जो लोग आ रहे हैं इस देश के सभी लोगों के हाथ में रखनी पड़ेगी कि अगर वो जब व्यक्ति गलत कर रहा है तो उस पर सवाल करे, पीछे ना हटे। हम्म हमारे देश में हालात अब इस तरीके से हो गए हैं ठीक, कोई आगे। कि उन्होंने एक चलन बना दिया है कि चल रहा है तो चल रहे, मैं क्यों पूछूं, हम्म मेरा घर थोड़ी ना जल रहा है। हम्म जब तक हमारा घर, खुद का घर जिस दिन नहीं जलेगा, तब तक हम किसी हमारे मतलब बाजू के पुलिस स्टेशन में नहीं जाएंगे। अगर हमारे बाजू वाला घर कोई जल रहा है तो हम लोग नहीं जाते। लड़ाई जब सबकी एक है तो लड़ना भी सभी को एक साथ ही होगा। किसी एक के लड़ने से कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा। मुझे लगता है कि मैडम भी इस पर, अ, अच्छा, मैडम भी उस पर बोलना चाहेंगे, मैडम भी इस पे अपनी बात रख सकते हैं अच्छे से। तक्षशिला मैडम। नहीं, ऐसा है कि अतुल जी ने जो बोला है कि लोग अच्छे मीन्स बहुत दिखने में सुंदर नहीं, जो विचारों से अच्छे हैं, जो महापुरुषों के विचारों से प्रेरित होकर आए हैं और सोशली कमिटेड है, यदि फील्ड में काम करते हैं, लोगों से जुड़े हैं, महापुरुषों की विचारधाराओं से जुड़े हैं और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, जिन्हें जमीन में काम करते वक्त उन्हें जमीन के लोगों का अंदाजा है, जमीन से जो जुड़े हुए प्रश्न हैं उनका अंदाजा है, जो शोषित लोग हैं उनका, उनके प्रश्नों की उन्हें जानकारी हो, तो ऐसे जो लोग हैं जो बिना किसी अपेक्षा से समाज में काम कर रहे हैं, तो वो लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मोर्चा निकालते हैं, आंदोलन करते हैं और वो प्रशासन से लोगों के मुद्दे पर झगड़ रहे हैं, वो कोई अलग बात नहीं रख रहे हैं। तो ऐसे इसमें ये जो लोग हैं, जो काम करते हैं, जो जुड़े हैं, जो आंदोलन करते हैं, वो सोशली कमिटेड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अतुल जी के कहने का ये भी तात्पर्य है कि कैडर बेस के तहत तो है ही, मगर ये जो लोग यदि सत्ता में आते हैं, इन्हें मौका मिलता है, यदि निष्पक्ष चुनाव होते हैं, यदि ईवीएम का इतना बड़ा मुद्दा है, तो ईवीएम यदि देश की जनता कहती है कि ईवीएम माने उसके बारे में यदि हमको कुछ साशंकता है, तो यह सरकार और राष्ट्रपति और सभी का ये बनता है कि निष्पक्ष चुनाव यदि जनता भारत की चाहती है तो बैलेट पेपर से हो। तो इस तरह यदि निष्पक्ष तरह से होता है तो मुझे लगता है कि अच्छे लोग राजनीति में जरूर आएंगे, सोशली कमिटेड लोग जरूर आएंगे और इस तरह से जो स्वच्छ राजनीति हो सकेगी, अ, ऐसा मुझे लगता है। बहुत, जी मैम, बहुत सुंदर विचार आपके हैं, और जिस प्रकार मैडम आप, आवाज आई? जी मैम जी, और जिस तरीके से आपने अच्छे लोगों की परिभाषा
किया वो एक अच्छी बात है, क्योंकि हम अच्छे लोगों का मतलब ही बिल्कुल नहीं सही। समझ पाते हैं और उसके ऊपर चर्चा करते जाते हैं। तो मैम आपने पहले वो बताया, इसके लिए आपका धन्यवाद। और अतुल जी, आपसे एक सवाल है कि अभी आपने शुरुआत में एक बात कही थी कि लोग जो संसद में चुनकर आते हैं उनके ट्रेनिंग के संबंध में, या फिर उनको कुछ कितने मंथ का प्रशिक्षण। वो है, जी प्रशिक्षण। तो वो जो प्रावधान की बात आपने कही, वो संविधान में कहाँ पर प्रावधान किया गया है सर? इसके बारे में मैं अनुच्छेद एकदम एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जब भी नेक्स्ट प्रोग्राम रहेगा तो मैं उस पर पूरा एक डिटेल्स, एक उस पे 5 मिनट का 2 मिनट का मैं डिटेल्स बता पाऊंगा। लेकिन मैंने जो बात कही है ये बिल्कुल सही है। मैं भी इस पे क्लियरली मैं उसी समय बोल पाऊंगा जब इसके बारे में ए टू मतलब अनुच्छेद पता हो। लेकिन ये चीज दी गई है संविधान में, जी और उसी के तहत ये प्रोसेस भी है। जी, क्योंकि हमने देखा नहीं है और फिर हम चाहेंगे कि दर्शक भी अगर उसको एक्चुअली देखना चाहे कि कहाँ है, और सवाल जिस प्रकार से आप उठा रहे हैं, और अगर लोग जागरूक नहीं है कि वो चीजें एक्चुअल में लिखी गई है संविधान में, तो उसको पढ़ें और उसके बाद सवाल कर सके। क्योंकि जागरूकता के बिना और जानकारी ना हो तो हम किस प्रकार से उसको अभिव्यक्त कर पाएंगे। वैसे भी आर्टिकल 19 के अंतर्गत जानने का अधिकार भी बोलने के अधिकार के अंतर्गत शामिल है, क्योंकि जो जानेगा वही अनुमति है। बोलेगा। तो हाँ 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 हाँ। जी, नहीं तो आप अगले एपिसोड। मुझे, मैं थोड़ा जी सा जी एक मैम। बात कहना चाहूंगी। जी तक्षशिला। देखिए, आप अभी जो आपका मुद्दा थोड़ा सा, आप थोड़ा सा मुझे ठीक से नहीं है आप जो बोलते हैं। देखिए, जैसे हम लोग आ रहे हैं, आवाज मेरा, आवाज आ रहा है? हाँ जी मैडम, आ जी रहा हाँ। है आ रहा जी देखिए, जैसे जी स्थानिक स्वराज्य संस्था है मैडम, जो निकाय के चुनाव होते हैं, जो पंचायत के चुनाव होते हैं, जो नगर परिषद महानगर पालिका के चुनाव होते हैं, और उसमें जो चुने हुए प्रतिनिधि जो आते हैं, तो उनका भी एक प्रशिक्षण होता है। उन्हें भी प्रशिक्षण दिया जाता है, ऐसे वर्कशॉप आयोजित किए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि यह भी प्रावधान घटना में है कि जो संसद सदस्य आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग नए भी संसद सदस्य आते हैं, तो ऐसे इसमें उन्हें भी, यह मुझे लगता है कि यह प्रावधान है ही, क्योंकि हम लोग नीचे से ग्राम पंचायत से लेके जब हम लोग देखते हैं तो विधानसभा तक का, कि इन लोगों के लिए ऐसे, क्योंकि अभी हम लोग महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव अभी ही हुए हैं, और मैंने कल परसों ही उसमें देखा है कि कुछ लोगों का प्रशिक्षण, माने सभी लोगों का शायद, कि तो इस तरह का प्रशिक्षण मुझे लगता है कि यह भी प्रावधान होगा। अ, जैसे कि हमने एक मुद्दे पर बिल्कुल चर्चा बिल्कुल। छेड़ी थी, लेकिन उसके बाद हम लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष पर चर्चा करने लगे, और बहुत ही वाइडली हमने उसको कवर भी किया है। तो अब हम जो मुद्दा था संसदीय समितियों के ऊपर, तो उस पर एक पृष्ठभूमि समझते हैं। अगले एपिसोड में फिर उसके बारे में और जानकारी जुटाएंगे। लेकिन सर, पहले आप संसदीय समितियां किस प्रकार से कार्य करती है, कैसी कैसी समितियां होती है, उनका महत्व एक पृष्ठभूमि के तौर पर अतुल जी आप उस बात को रखें। पृष्ठभूमि के हिसाब से बस मैं जी जी यही कहना चाहूंगा कि संसद में लोकसभा राज्य, जैसा मैंने जब भी कहा था, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति, ये तीन संसद बनता है, और इन तीनों द्वारा ही जी देश की कार्य प्रणाली चलती आ रही है। ठीक है। तो एकदम भी डिटेल्स में अगर हम बोलना चाहेंगे तो मेरे ख्याल से लोकसभा जो आप समितियां कह रही है, लोकसभा राष्ट्रपति, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति, उसमें तक हम देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति ये हो चुका है। अब सिर्फ बचता ये है कि राज्यसभा, राज्यसभा क्या करती है। तो राज्यसभा का भी सेम प्रोसीजर होता है। इन तीनों द्वारा ही समितियां तैयार की जाती है, और इन तीनों द्वारा ही समितियों को आगे बढ़ाया जाता है देश। अगर हम संविधान, जी। संसद की पृष्ठभूमि के बारे में हम बात करें तो जी। जो समितियां इन होती तीनों हैं, मेरा समितियां। मतलब कहना यही। जी बोलिए। नहीं, बोलिए, आप बोलिए। तो जो समितियां हैं बहुत अलग अलग प्रकार की, और उसमें कोई समितियां होती है जिसमें मंत्री सम्मिलित नहीं होते हैं, और कुछ सदस्य रहते हैं, किसी में 22 सदस्य रहते हैं, किसी में और ज्यादा सदस्य रहते हैं। कुछ समितियां ऐसी भी होती है जिसमें राज्यसभा लोकसभा मिलाकर सदस्य होते हैं। तो सर, हम इनके महत्व के बारे में जानना चाहेंगे कि ये क्या कार्य करती है और क्यों इनके कार्य जरूरी है।
मैं उतना संसद की समितियों के बारे में जितना मैं जानता हूँ कि लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा इन तीनों द्वारा ही बनता है, उतना एकदम डिटेल्स में मुझे उतनी जानकारी नहीं है। मे बी नेक्स्ट टाइम मैं बता पाऊँ। लेकिन जहाँ तक मेरे स्टडी मटेरियल के हिसाब से मैं जितना मुझे पता है वो इन तीनों द्वारा ही तैयार की, मतलब इन तीनों द्वारा ही एक संसद बनता है। तो जी जहां तक हम लोगों ने राष्ट्रपति और लोकसभा देख चुके हैं, अब बचता है सिर्फ राज्यसभा। तो राज्यसभा के भी एक संसद की समिति के अंदर ही आता है, एक संसद का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। तो अगर आप समितियों के बारे में इतने डिटेल्स में मैं नहीं जान पाऊंगा, लेकिन अगर आप राज्यसभा के बारे में बोलेंगे तो मैं राज्यसभा के बारे में आपको शायद बता पाऊँ थोड़ा बहुत। तो सर, संसदीय समितियों के बारे में जैसे कि मैं थोड़ी पृष्ठभूमि रखती हूँ ताकि अ, जैसे राज्यसभा होती है तो कुछ समितियां ऐसी होती है जो केवल राज्यसभा की होती है जिसमें राज्यसभा के सदस्य होते हैं। और लोकसभा में भी कुछ समितियां होती है जिसमें केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। और कुछ समितियां ऐसी होती है जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के सम्मिलित सदस्य होते हैं। और ये जो समितियां होती है इनका कार्य ऐसा होता है कि स्पेसिफिकली अगर किसी मुद्दे पर विचार करना है तो गहन विचार वो कुछ सदस्य कर पाए। क्योंकि इसकी जरूरत इसलिए लगती है क्योंकि हम 543 सदस्यों को एक मुद्दे पर विचार नहीं करवा सकते, क्योंकि सभी के विचार अलग अलग होते हैं और एक ही मुद्दा नहीं होता है। तो अलग अलग बांटने से उसकी जो विचार क्षमता है वो बढ़ जाती है, और एक गहनता से और विशिष्टता के साथ, क्योंकि जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में निपुण है उस क्षेत्र के मुद्दे पर अगर वो विचार करेंगे तो इससे ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि हर कोई इस योग्य भी नहीं होता है। तो इस प्रकार से समितियां कार्य करती है और ये इनका महत्व भी है। लेकिन ये महत्व की चर्चा हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि समितियों तक बात जाती ही नहीं है और ऐसे ही जो विधेयक है वो पारित हो जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र की मेन जो भावना है कि लोगों के विचार सुनकर और लोगों के समावेशी विकास को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जा सके, वो नहीं हो पाता है। तो इसलिए समितियां जो है वो जरूरी है। और जो आजकल जो चलता है, बहुत बार हम देखते हैं कि समितियां वो इस प्रकार से कार्य नहीं करती है या फिर उनको करने का मौका नहीं दिया जाता है, तो वो आवश्यक है। इसके ऊपर भी लोगों को विचार करना चाहिए और मांग करनी चाहिए मेरे ख्याल से कि ये जो विचार है इसको ज्यादा टाइम तक करें, क्योंकि 8 मिनट से कम समय में भी बहुत सारे विधेयक पारित हुए हैं जो कि लोकतंत्र के लिए एक अच्छी बात नहीं कह सकते हैं। अच्छी तो इस बात नहीं प्रकार है। से जी मैम, तो आज के एपिसोड में हम इस चर्चा को यहीं पर समाप्त मैं करेंगे। इस मैं इस पे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आप जो एकदम जॉइंट, आप जो जितना आपने कहा उसको एक सिंपल भाषा में जॉइंट वेंचर हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, समितियों द्वारा लोकसभा राज्यसभा का, जिसके बारे में मैं लास्ट टाइम बता चुका था कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग चलाते हैं। ठीक है, तो महाभियोग के लिए राज्यसभा लोकसभा इन दोनों का एक जॉइंट वेंचर होता है। उसके साथ ही वो राष्ट्र, जब वो आरोप सही साबित हो जाते हैं तब जाकर ही वो राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते हैं। जैसे लोकसभा अगर आरोप लगा रहा है तो राज्यसभा उसकी इंक्वायरी करेगा। अगर राज्यसभा आरोप लगा रहा है तो लोकसभा उस चीज की इंक्वायरी करेगा कि जो आरोप लगे हैं वो सही है या गलत है। ठीक है, समय पक्ष ने आरोप लगा के मतलब सही साबित होता है उसके बाद ही फिर वो पक्ष से मतलब उसको उसके पद से हटा दिया जाता है। छोटा सा उदाहरण मैं कह सकता हूँ, राज्यसभा की जो मिलकर, जो अपने समितियां कही, जो मिलकर काम करते को लेकर, तो वो एक हो सकता है। समय हो गया शायद। जिस मुद्दे जी समय हो गया है, लेकिन तुलसी जैसे आप जिस मुद्दे से इसको जोड़ रहे हैं ये स्थायी समितियां होती है जिसमें जो सदस्य होते हैं वो एक तरीके से किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो जुड़े होते हैं। कोई 1 वर्ष की अगर है तो उनकी सदस्यता इतने दिन तक उनकी रहेगी उसमें। लेकिन जो महाभियोग वाली बात है वो तत्कालीन प्रावधान है, जो अगर इस प्रकार की महाभियोग प्रक्रिया चलती है तब प्रयोग में लाया जाता है, तो वो एक अलग चीज है। और हम इसका अगले एपिसोड में और अच्छे से गहनता के साथ इस पर विचार विमर्श करेंगे। तब तक के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी अतुल जी, तक्षशिला जी, आपसे जो ये चर्चा है मेरे ख्याल से आने वाले समय में और ज्यादा सार्थक होगी। और आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रंजना जी भी जुड़े थे, हालांकि बातचीत नहीं हो पाई, हम अगले एपिसोड में उनसे भी मुलाकात करेंगे और
इस एपिसोड को स्पॉन्सर करने वाले डॉक्टर हरचंद सिंह जी, अमेरिका वाले, प्रोड्यूसर ऑफ शुद्रा टू खालसा मूवीज, सर का बहुत बहुत आभार। और हमारे ऑर्गेनाइजर मेघराज सिंह जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। वॉइस ऑफ मानवता की ओर से आप सभी को एक फिर से धन्यवाद। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2. How will human around the world lives freely from mental slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3. We will eradicate racism from the entire world. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4. How can mankind get ultimate happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5. How poor Meghraj Singh became the king of Satyog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.